हेलो एवरीवन। आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। मतलब 5 और 6 जनवरी दोनों के टॉपिक्स रहेंगे। तो एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक महाराष्ट्र के अंदर, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। आज काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल का टॉपिक है। कैंसल कोल केसेस इन साउथ अफ्रीका, ये मतलब एनवायरनमेंट से टॉपिक है। ग्रैम्पियन नेशनल पार्क है, ये भी एनवायरनमेंट का है। डायनासोर फुटप्रिंट डिस्कवरी है आपका। दिस इज़ ऑल्सो लिंक्ड विथ एनवायरनमेंट मेगा डैम प्रोजेक्ट बाय चाइना, ये IR प्लस एनवायरनमेंट का टॉपिक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ मेरो एंड मेंचल करके है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। स्क्विरल मंकी के ऊपर है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। डायर अचिया जोग्राफी का टॉपिक है। बोला वायरस ट्रांसमिशन इन स्किन इन्फेक्शन, साइंस का टॉपिक है। यूरोपा आइसी क्रस्ट की बात की गई है इसमें, साइंस का टॉपिक है। बैट माइग्रेशन और उसका एनवायरनमेंट का टॉपिक है। टारगेटिंग लिपिड ट्रांसपोर्ट इन मलेरिया, साइंस का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो नोट्स आप लोग देख लेना। एनवायरनमेंट का टॉपिक है। रोल ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी की बात की गई है, पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। रूपी का है डिक्लाइन, तो इकोनॉमी का टॉपिक है। और फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं और 6 और 5 जनवरी दोनों के हैं। तो कंटेंट बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली वो न्यूज़पेपर में अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा डैम हैज़ ऑन कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द रीजन। बहुत अच्छा सोच के लिखना आपको 10 नंबर पे। आकलन प्लस का आप हिस्सा बन सकते हैं सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, वहाँ पे आपके आंसर का इवेल्युएशन होगा। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। पोलावरम प्रोजेक्ट हैज़ रिसेंटली बीन इन न्यूज़ ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट पोस्ट टू द ट्राइब इन नेबरिंग स्टेट। द ग्रीन प्रोजेक्ट इज अलॉन्ग विच अमंग द फॉलोइंग रिवर, तो ये गोदावरी की बात, मतलब ये आप आंसर बता सकते हैं। क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स का स्टार्ट हो चुका है, इस वीक का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। मंडे को, वेनसडे, फ्राइडे और सैटरडे 4 लेक्चर्स आपके आएंगे। इसमें हम लोग अभी माउंटेन्स, रिवर पासेस, एग्रीकल्चर फॉर GS, ये कंटेंट रहेगा। तो मैपिंग और ये सब टॉपिक्स है, तो पूरा स्टैटिक और करंट अफेयर्स आपका कवर होगा। अप्रैल एंड तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जो जुड़े। इसका पूरा जो मतलब क्रैश कोर्स है जिसमें पूरा आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स पूरा कवर होगा। अल्टीमेट तरीके से PYQs भी हैं साथ में, सारी चीज़ें, मतलब जितनी चीज़ें आपको कवर करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 50% ऑफ है, वो आप ध्यान रखना। तो इस नंबर पर अगर है तो मैसेज कर सकते हैं, या कोड आप UPSC 25 डालें, या इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर लें। देखते हैं क्वारंटीन एनिमल्स विद सिम्टम ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, सेंटर टेल स्टेट्स आफ्टर डेथ ऑफ टाइगर एंड लेपर्ड। देखो क्या है, अब ये चीज़ समझना, मैंने भी एक थ्योरी अपने हिसाब से बनाई है, आप लोग इसको बता सकते हो। अब जैसे देखो कि अब इस चीज़ को समझना, देखो बायोडाइवर्सिटी में रिडक्शन हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी का रिडक्शन का मतलब बहुत सारे जीव एक्सटेंट हो रहे हैं, जो रहने की जगह है जीवों की वो रिड्यूस हो रही है, हर जगह इंसान आ रहे हैं। तो हो सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, खासतौर से वायरस है। और ये तो अब पहले मान लो एक वायरस जो है वो बर्ड्स को होता था, वो उसने अपने आप को इवॉल्व करके वो टाइगर लायन को भी हो रहा है, और वो इवॉल्व करके हो सकता है धीरे धीरे इंसानों पे भी फैले हुए। तो इसलिए कंसेप्ट आता है जो मैंने 5M सीरीज़ में भी आपको पढ़ा रखा, दैट इज़ द कंसेप्ट रिलेटेड विद द डिजीज़ एक्स। डिजीज़ एक्स का एक कंसेप्ट है। डिजीज़ एक्स का मतलब ऐसी डिजीज़ जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं। जैसे अभी 5M सीरीज़ के अंदर मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था, दैट इज़ कॉन्गो का जो कॉन्गो के अंदर वांगो प्रोविंस है, वहाँ पे देखने को मिला था। मतलब कुछ एक डिजीज़ जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। तो महाराष्ट्र में पहला केस एवियन, एवियन मतलब जो मेनली जो बर्ड्स और इन सबको है, तो वो टाइगर और लेपर्ड को भी अफेक्ट आपका कर रहा है, H5N1 जो वायरस आपका है। एंड इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब इस टाइप से अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं मतलब दूसरे जीव भी अफेक्ट होंगे। बर्ड्स का जो वायरस हो रहा है वो दूसरे जीवों को हो रहा है। तो ये बायोसिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल्स है वेयर मैंडेटेड, इनहांस्ड बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वेयर मैंडेटेड। तो मिनिस्ट्री इज प्रोबिंग पोटेंशियल इन्फेक्शन सोर्सेज सच एज कंटेमिनेटेड चिकन, और ये सब मतलब जहाँ से एनिमल्स तक रीच कर सकता है उसको पूरा चेक किया जा रहा है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि देखो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इन सब में, तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। पर्सनल डेटा रूल के बारे में है, तो यहाँ इसको देख लेते हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल है, तो देखो डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। डेटा प्रोटेक्शन का मतलब ये आपका हो गया कि अब जैसे हर चीज़ का आपका डेटा, अब इस डेटा में दो चीज़ आपसे को ध्यान में रखना है। एक तो पर्सनल डेटा आपका है,
पर्सनल डेटा है और एक जो है नॉन पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा जिससे आप आइडेंटिफाई हो सकते हो, जैसे अगर कुछ ऐसा डेटा जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाए वो आपका पर्सनल डेटा। नॉन पर्सनल डेटा मतलब मेनली मार्केटिंग और इन सब के लिए पर्पज़, मान लो कि आप हो और आप एक कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो और उससे रिलेटेड आपका डेटा है, तो उससे पता चलेगा ठीक है आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बट पर्सनल डेटा आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड है। प्राइवेसी जो है वो आपका राइट टू प्राइवेसी आपका संवैधानिक राइट है। सो यहाँ पे रूल्स क्रिएट कुछ किए गए हैं रिलेटेड विद द पर्सनल डेटा, जो ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल है आपका। और ये रूल्स जो हैं हम मतलब मेनली सिटीजन्स बट ऑल्सो इनकरेज इनोवेशन, मतलब सिटीजन्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना प्लस इनोवेशन, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा आपने डेटा के नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर तब भी दिक्कत है। सो व्हाट आर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल? तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो रूल है आर सेट ऑफ गाइडलाइन डिजाइन टू प्रोटेक्ट द पर्सनल डेटा ऑफ द सिटीजन्स इन अकॉर्डेंस विद द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो मेनली जो आपका ऑलरेडी पास्ट है, इस पर मेंस का भी प्रश्न आया हुआ है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है, तो उसी के कंटेक्स्ट में ये रूल्स जो हैं उन्होंने कुछ गाइडलाइंस सामने रखा। और मेनली ये है कि जो इंडिविजुअल अपने डेटा को कंट्रोल भी कर सके, साथ में जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए जो डेटा की जरूरत है वो भी अवेलेबल होगा। तो प्राइमरी पर्पज़ इसका ये है सिटीजन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और रेगुलेशन और इनोवेशन के बीच में बैलेंस लेकर आपका आना। सो यहाँ पे इस रूल के अंदर पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल हैव द एबिलिटी कि जिसके माध्यम से वो अपने पर्सनल डेटा को कर सकता है, कैसे वो यूज़ हो सकता है उसके पास अंडरस्टैंडिंग होगी और उसके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट कर सकता है। पर्सनल डेटा जैसे मैंने आपको कहा कि वो प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि अगर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन आपने किया तो ये इनोवेशन को रोक सकता है, तो यहाँ पर पूरा एक बैलेंस बना के जो है चला आ गया है। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द ड्राफ्ट रूल इज़ द प्रोविजन फॉर ट्रांजिशन पीरियड। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन पीरियड का एक क्लॉज रखा गया जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्मॉल बिजनेस से लार्ज कोऑपरेशन, यहाँ पे उनको समय दिया गया कि आप नए रेगुलेशंस को अडॉप्ट कर लें। तो ऐसा नहीं कि आज रात 8 बजे से लागू हो गया, मतलब इसमें ट्रांजिशन पीरियड भी हाईलाइट किया गया। इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें सब हैं, मतलब टेक स्टार्टअप से टू स्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेशन से लेकर सिविल सोसाइटी से लेकर गवर्नमेंट एंटिटी, और सबका अपना अपना एक रोल जो है वो डिफाइंड है कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए आपका क्या क्या रोल है। स्मूथ ट्रांजिशन पे फोकस किया गया है जिससे कि बिजनेस अपने आप को एडजस्ट कर सके। रोल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी है, तो एक डेटा प्रोटेक्शन जो बोर्ड है वो एक डिजिटल ऑफिस रहेगा जिसके माध्यम से कंप्लेन है या कोई भी डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड इशू है वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के द्वारा देखा जाएगा। दिस बोर्ड विल बी अ बॉन्ड डिजिटल, मीनिंग इट विल ऑपरेट इंटायरली ऑनलाइन, मतलब ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है ऑनलाइन है, कंप्लेन और जो भी है वो किया जा सकता है ऑनलाइन। डिजिटल ऑफिस कंसेप्ट भी सामने रखा गया है। इसका मतलब कि जो कंप्लेन फाइल किया जा सकता है या असिस्टेंस विदाउट एवर हैविंग टू लीव योर होम, मतलब सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाके करना है, वो आप घर से ही कर सकते हो ऑनलाइन। सो ये डिजिटल ऑफिस आपके लिए एक तरीके से क्रिएटेड रहेगा। सिटीजन्स भी अपने इंगेज कर सकते हैं, मतलब सिटीजन हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंगेज विद द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड थ्रू डेडिकेटेड एक ऐप है, प्लेटफॉर्म आपका रहेगा जिससे कोई भी कंप्लेन और ऐसा फाइल किया जा सकता है। फीडबैक, गवर्नमेंट बेसिकली इज कीन ऑन गैदरिंग फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट रूल्स, जो फीडबैक है, क्योंकि ये ड्राफ्ट रूल्स हैं। अब इस पर देखो जब रूल्स फाइनलाइज होंगे तो और बड़े आर्टिकल्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। इन एडिशन माई GOV पोर्टल भी है, वो भी स्ट्रक्चर्ड किया गया इंटरेक्शन के लिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उसके बेसिस पे सरकार से इंटरेक्ट कर सकते हैं। नए रूल्स जो हैं इनसे कंप्लाई करना ज़रूरी है और उसके लिए समय भी दिया गया। द रूल्स जो हैं ये अलाउ करते हैं द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल डेटा बेस्ड ऑन द कंसेंट, मतलब जिस चीज़ के लिए अलाउ किया गया है, जिसका डेटा है उसी डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। सो दिस मीन्स दैट द बिजनेसेस कैन कंटिन्यू देयर ऑपरेशन, बट जो सिटीजन्स हैं उनको अपने राइट्स का भी पता है कि है। फिर दोज हु हैंडल पर्सनल डेटा विल हैव क्लियर ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट दैट डेटा। अब जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसने कहा कि मैं अपने डेटा शेयर नहीं करना चाहता हूँ, नाउ इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई संस्था उसको प्रोटेक्ट करे। तो ये रूल साफ साफ इस चीज़ को हाईलाइट भी करता है कि गवर्नमेंट जो है साफ साफ इस चीज़ को हाईलाइट भी करते हैं कि जो भी डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट हैज़ केट द कंप्लायंस बर्डन लो बाय एनेबलिंग डिजिटल मीन्स फॉर कंप्लायंस। तो मतलब क्योंकि देखो अगर आप फिजिकल सेंस में ऑफिस बना रहे हो, बहुत चीज़ें कर रहे हो, फिर कंप्लायंस कर रहे हो, तो बहुत चीज़ें दिक्कत होंगी। अभी किसी ऑफिस में आप जा रहे हो फिर कंप्लेन फाइल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है तो कंप्लायंस भी इजीली हो सकता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत नहीं हो। कम्युनिकेशन भी इसमें है, तो है ना, तो नए रूल्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस में चीज़ें मिल रही हैं, खासतौर से 22 जो आपकी इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें इंग्लिश और 22 लैंग्वेजेस है, इससे अफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। फिर उसके बाद पर्सनल डेटा कैसे स्टोर्ड हो, ट्रांसफर, ये भी हाईलाइट आपका किया गया है। तो रूल्स डू नॉट मैंडेट दैट ऑल पर्सनल डेटा मस्ट बी स्टोर्ड विद इन इंडिया,
दे डू प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर हाउ डेटा कैन बी मैनेज्ड एंड प्रोटेक्टेड। मतलब ये चीज़ तो नहीं कही गई कि सारा डेटा भारत में स्टोर करो, पर्सनल डेटा की बात की जाए, बट कैसे डेटा को मैनेज और प्रोटेक्ट किया जाए वो हाईलाइट किया गया। देयर मे बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरिंग पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया। कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप डेटा को डायरेक्ट ऐसा भारत के बाहर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। कुछ सर्टेन क्लासेस ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा उसको भी क्लासीफाई किया गया, सेंसिटिव डेटा, बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशंस आपके रहते हैं। तो वहाँ पे देयर मे बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरिंग पर्सनल डेटा आउटसाइड ऑफ द इंडिया। सो ट्रांसफरिंग पर्सनल डेटा आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात की गई है। देयर मे बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरिंग पर्सनल डेटा आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ डेटा। तो इंश्योरिंग दैट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिमेन्स जो है प्रोटेक्ट, मेनली जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आपकी प्रोटेक्टेड रहे। तो लाइन्स आपको याद रखना है। मूविंग अवे फ्रॉम कोल, अ मस्ट साउथ अफ्रीकन कोर्ट अपहेल्ड कैंसल अपहोल्ड कैंसल कोल केस। तो यहाँ पे ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये कोल का इस्तेमाल साउथ अफ्रीका का, देखो एनर्जी नीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप एनर्जी है तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए आपने जो थर्मल पावर है उसका इस्तेमाल करना, कोल बर्न करके, और फिर जो है स्टीम है उसके बेसिस पर फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। बट जब कोल बर्न करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कई जो सिविल सोसाइटी है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे प्रयास कर रहे थे कि ये जो कोल पावर है उसका इस्तेमाल कम से हो। तो यहाँ पे जो लैंड मार्क कोर्ट रूलिंग अगेंस्ट द कोल पावर हाईलाइट की गई है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे फोकस आपका किया गया, बस ये लाइन याद रखना है। अब इसमें देखो, अगर मतलब पूछा जा सकता है कि कोल केस रिसेंटली किससे न्यूज़ में था या किस जगह पे ऐसा आपका हुआ है स्पेसिफिकली, तो साउथ अफ्रीका के अंदर आपका हुआ है। बाकी इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पे बहुत सारे जैसे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उन्होंने एक रोल प्ले किया। अच्छा, जैसे इसमें ये भी आप रोल प्ले मेंशन कर सकते हो, जैसे आपसे पूछा जाए एनजीओज और सिविल सोसाइटी के का क्या रोल एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज प्रोटेक्शन, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ जो है इंक्रीज ये, क्योंकि देखो कोल बर्निंग आपकी होगी, बहुत सारे गैस और ये सब रिलीज होंगे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हेल्थ पर भी पड़ेगा। एनर्जी मिक्स इन साउथ अफ्रीका, हैवी रिलायंस ऑन कोल या की बात अगर किया जाए तो 75% ऑफ एनर्जी सप्लाई है, तो वो भी काफ़ी अफेक्ट करेगा। अब इसके एनर्जी ट्रांजिशन की ज़रूरत है, रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जाना जरूरी है और फ्यूचर जनरेशन में ध्यान में रखते हुए केस इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अभी तो एनर्जी नीड तो है ही ना। जैसे मान लो अभी इलेक्ट्रिसिटी का आपका मैक्सिमम 60-70% कोल पर ही निर्भर है। अभी ट्रांजिशन के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को भी देखना। बट ऐसा भी नहीं कि अगर हमने ट्रांजिशन अभी स्टार्ट नहीं किया तो हमने फ्यूचर जनरेशन पे ध्यान नहीं देंगे। तो फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए इस केस को ध्यान में रखना है कि कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो ये कोल पावर है इसको रिड्यूस, धीरे धीरे रिड्यूस आपका करना है या प्रोहिबिट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैम्पियन नेशनल पार्क है। ये आपका मैपिंग के अंदर आ जाता है। ये आपका लोकेटेड विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है। फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, डायनासोर हाईवे की बात की गई है। तो डायनासोर फुटप्रिंट डिस्कवर इन ऑक्सफोर्डशायर। अब देखो ये मतलब इसका क्या है कि कुछ समय पहले कुछ ऐसे इलाके थे, रीजन थे जहाँ पे डायनासोर चलते थे। सो ये लाइमस्टोन क्वेरी ऑक्सफोर्डशायर यूके के अंदर है। इसे डायनासोर हाईवे बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाए डायनासोर हाईवे कहाँ लोकेटेड है, तो यहाँ पे कहा गया कि बहुत सारे डायनासोर के फुटप्रिंट यहाँ पे मिले हैं। जैसे 1997 के अंदर 40 फुटप्रिंट आपके मिले हैं, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग मिले। तो इसके बेसिस पे नॉलेज जो है हो पाता है कि अच्छा इनके पैर ऐसे ऐसे चलते हैं, इतने बड़े ये होते हैं, उनका बिहेवियर एस्पेक्ट भी चर्चा की जाती है। तो इसलिए मतलब यहाँ पे बस प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में देखना है कि डायनासोर हाईवे कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, चाइना का मेगा डैम प्रोजेक्ट। इस पर हमने पहले भी काफ़ी चर्चा कर रखी है। तो ऑलरेडी जैसे डैम, बहुत बड़ा डैम जो है चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना रहा है, मेडोंग काउंटी जो तिब्बतन रीजन है वहाँ पे। और चाइना के 14th 5 ईयर प्लान के अंदर इसको इंक्लूड भी किया गया है। 25 दिसंबर को इसको अप्रूव भी आपका किया गया है। और इससे काफ़ी सारे जो है ख़ास तौर से इंडिया, भूटान, बांग्लादेश काफ़ी सफेक्ट भी होंगे। क्योंकि आप इमेजिन करो कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे अगर इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, अब यहाँ से जब आपकी रिवर ऐसे बहती हुई ऐसे आ रही है ना, सपोज रिवर आपकी ऐसे आ रही है, तो ये जो रिवर आपकी आ रही है यहाँ पे आपने डैम बना दिया। तो डैम बनाने की वजह से आप व्हाट यू कैन सी कि जो है डैम अगर आपने ठीक है, डैम अगर आपने जो है कंस्ट्रक्शन जो है डैम का कंस्ट्रक्शन अगर आपने एक तरीके से किसी तरीके से आपने कर दिया, तो व्हाट विल हैपन कि जो मूवमेंट है वाटर का वो आपका नीचे रिड्यूस होगा,
है। और आसपास की इकोलॉजी और ये सब भी बहुत अफेक्ट होगा। पानी जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पानी एकदम से छोड़ दिया तो बहुत पानी आ जाएगा या पानी की कमी हो सकती है। तो ये वाटर को अपने नीड के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है। और ऐसी कोई ट्रीटी नहीं, तो कहते हैं ट्रीटी जरूर से साइन होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर है, चाइना, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, और यारलुंग जांगबो नाम इसका यूज़ किया जाता है। तो इससे काफ़ी सारा, अगर आपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तरीके से डेवलप किया है तो पानी का इस्तेमाल आप बहुत हद तक रेगुलेट कर सकते हो। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न आप जो है वो बन जाता है। अब ब्रह्मपुत्र जो रिवर बेसिन है, अगर देखा जाए तो ये व्यूड बाय नेशन स्टेट एज अ टैप दैट कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ। मतलब अगर सिंपल सी बात है ना कि जैसे नल है, पानी बह रहा है तो हम नल की टोटी को बंद चालू कर सकते हो, उससे पानी कंट्रोल कर सकते हो। तो डैम के बेसिस में भी ये कि पानी को छोड़ सकते हो और रोक सकते हो। इमरजेंसी के टाइम में उसको आप वाटर बम के रूप में यूज़ कर सकते हो, है ना। तो मेगा डैम्स जो है वो एज अ सोवेरेंटी मार्कर के रूप में सिम्बलाइजिंग नेशनल कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब ये भी है ना कि जैसे चाइना कहेगा कि क्योंकि ट्रीटी कोई साइन है नहीं, तो जो भी रिवर है और उस पर आपने जो डैम बनाया हुआ है, तो ये पूरा जो कंट्रोल है नेशनल कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज। पूरा जो नेचुरल रिसोर्सेस आपका है उस पर नेशनल कंट्रोल की बात की गई है। मतलब पूरे पानी पे कंट्रोल चाइना का होगा एक बार डैम बन गया। सो वाटर वॉर की स्थिति बन सकती है, जो पानी के जो है आप कह सकते हो कि कमी होगी, या वाटर बॉम्ब जब पानी बहुत ज़्यादा होगा आपको नुकसान पहुंचाना, आपने पूरा पानी छोड़ दिया, नीचे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाएगा। थ्री जॉर्ज और जांगमू डैम भी ऑलरेडी कंप्लीट चाइना ने इसमें कर रखा है। कम्युनिटी जो ब्रह्मपुत्र रिवर के अलॉन्ग है दे आर विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, है ना। तो रिवर नेचुरल साइकिल, मतलब जो भी रिवर है उसका जैसा भी पानी कम ज़्यादा, इस हिसाब से लोग जो है उन्होंने अपना बना रखा है हैबिटेशन, सेटलमेंट है। अब आपने डैम बना दिया तो उससे जो पानी का पूरा जो मूवमेंट है दैट इज़ गोइंग टू अफेक्टेड, और वो आसपास की जो हैबिटेशन है, लोग हैं, उनको भी अफेक्ट आपका करेगा। तो यहाँ पे जो नेचुरल फ्लो अगर होगा तो उससे जो लोग हैं दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। फिर जो सेंसिटिव इकोलॉजी ऑफ हिमालयन बायो रीजन इज एट रिस्क विद एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रेरियन कम्युनिटी। जो नेचुरल फ्लो है फॉर एग्जांपल, है ना, नेचुरल, क्योंकि देखो नेचुरल फ्लो है, इसमें फिशेस भी आ गई, इसमें आपका जो नेचुरल फ्लो है उसमें दूसरे जीव आ गए, इकोलॉजी आ गई, लोग आ गए। तो वो उससे उसमें अगर फ्लो अफेक्ट होगा या ई फ्लो आपका रिड्यूस होता है तो उससे क्या होगा कि पेड़ पौधे, जीव जंतु सब अफेक्ट होंगे। अगर सपोज करो कि एक नदी है, उस नदी में मछली है या मगरमच्छ है या कुछ भी ऐसे जीव हैं, अब उसमें एकदम से पानी खत्म हो गया या नहीं है, एकदम से बहुत आ गया, तो पूरा का पूरा जो इकोलॉजी है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो वाटर फ्लो अल्टर होगा, कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा। सो कंपटीशन चाइना और भारत के बीच है, यारलुंग जांगबो या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात अगर किया जाए, टेंशन भी है। तो जो एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रहेंसिव बायलैटरल ट्रीटी है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखो क्या है कि इनमें बहुत इंपॉर्टेंट जो एक आयाम आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए है कि जब भी ऐसे प्रश्न बनते हैं, जब भी ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं, है ना, तो कई कंटेक्स्ट में बन सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे है ना कई कंटेक्स्ट में बन सकते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें। तो एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रहेंसिव बायलैटरल ट्रीटी गवर्निंग शेयर्ड ट्रांसबाउंड्री रिवर्स जो है वो मतलब इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके बीच में कोई दुविधा है और उसमें कोई ट्रीटी है, जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान के बीच में पर्टिकुलर ट्रीटी है आपकी, तो उस स्थिति में जब आपकी पर्टिकुलर ट्रीटी है तो चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन है ना, लेकिन अगर आपके ठीक है, ठीक है, तो है ना, अगर बात किया जाए तो ख़ास तौर से है ना वी कैन से कि अगर किसी तरीके से जो ट्रीटी साइंड नहीं है तो वहाँ पे चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हों, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं है। सो ऑन गोइंग लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट फर्दर हाइटन द टेंशन बिटवीन द टू नेशन। भूटान स्मॉलर डैम जो प्रोजेक्ट है उसने भी भूटान का जो स्मॉलर डैम प्रोजेक्ट की अगर बात करें, दे हैव रेज्ड अलार्म्स इन इंडिया। तो ये भी है, क्योंकि भूटान में भी अगर डैम बहुत सारे बन गए, क्योंकि भूटान के अंदर भी हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के लिए भी बहुत सारे डैम बन रहे हैं, तो उसमें भी एक टेंशन रहेगा, क्योंकि हर जगह पे पानी आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप दूसरे पे बहुत निर्भर होगे। तो दूसरा इसके कई क्लाइमेट इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पानी रोकते हैं तो उनका क्या असर पहाड़ों पे पड़ता है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में चीज़ें अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा है तो लोकल लेवल पे जो इकोसिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। अब यहाँ पे हमें एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे सभी का बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं, साथ में इकोलॉजी, इकोनॉमी जो है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हमें बैलेंस करके जो है चलना है।
तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल, अब यहाँ पे देखो ये टॉपिक मैंने निकाला है यहाँ से, एम्पावर द गार्डियन ऑफ द अर्थ, द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ मैरो एंड मैंचल। तो ये आइलैंड ऑफ मैरो और मैंचल आपसे पूछा जाए कहाँ है, आप पूरे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कवर किया होगा, पर आप देख लें एक बार। तो मैरो और मैंचल जो है ये आपका जो निकोबारी कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार रीजन के अंदर ये लोकेटेड है। इन्हें अनहैबिटेड जो है क्लासीफाई आपका किया गया है एज अ सेक्रेट टू द, है ना, दीज आइलैंड्स क्लासीफाइड अनहेबिटेड बाय द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। और ये इंडिजिनस पाहू जो लोग हैं उनके लिए बहुत ये आप कह सकते हैं कि सेक्रेट माना जाता है। मैरो और मैंचल जो है इसमें फिशिंग, मेडिसिनल प्लांट्स और इस सब के लिए भी फेमस है। कोई कम्युनिटी हमारी जो पाहू पीपल है वो इस पर काफ़ी निर्भर भी है। मैरो मैंचल जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से जो कल्चरल कंटेक्स्ट अफेक्ट्स हो सकता है हमारे डेवलपमेंट अप्रोच से। सो पिंगायाक एंड इकोलॉजिकल बैलेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंचल इज रिवर्ड एज द अबॉर्ड ऑफ पिंगायक, स्पिरिट दैट एम्बॉडीज द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। सो मतलब माना जाता है कि मैंचल जो है, मतलब जैसे होता है ना कि कोई स्पिरिट है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, तो फेथ की बात है सारी। तो और उसको ध्यान में रखते हुए जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उनका भी एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस बेसिस में यूज़ करके वो आइलैंड के रिसोर्सेज को तो यूज़ करना ही है साथ में, बट ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है उसको नहीं करना, उसको प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि उनका फेथ भी उससे जुड़ा हुआ है। तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट इनिशिएटिव अगर है तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आएगा तो ये मैरो मैंचल का जो प्रिस्टीन एनवायरमेंट है दैट विल बी अफेक्टेड। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल राइट, गवर्नमेंट्स पुश फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड साइडलाइन इंडिजिनस राइट। जो गवर्नमेंट का पुश है फॉर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये इससे जो इंडिजिनस राइट है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। सो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू स्क्विरल मंकी। ये स्क्विरल मंकी अगर अभी इमेज देख लो, ये स्क्विरल मंकी है। सो आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रल और साउथ अमेरिकन रीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस इमेज को ध्यान में रखना। तो इसमें येलो ब्लैक फर इसका होता है, टिपिकली इसका वेट 1.2 से 2.5 kg है। ब्राइट येलो अंडर पार्ट भी है। लिव इन ट्रूप्स रेंजिंग 10 to 30 इंडिविजुअल के रूप में आपका रहता है। कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शंस हैं आपका रहता है। स्क्विरल्स की बात करें मेनली अमेजन रिवर बेसिन के अंदर भी ये आपके मिलते हैं। ठीक है, एक बार ये देखना कि इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्या है। और डाउन विद द रिजीम यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे देखो मैपिंग का एक टॉपिक आ जाता है। डिर अतिया ये कहाँ लोकेटेड है? सीरिया में। मैपिंग आप याद रखना, ये लार्ज रीजन है यहाँ पे, क्योंकि अभी सीरिया के अंदर जो सिविल वार की स्थिति थी उस पर कई जगह न्यूज़ में तो मैपिंग में पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इबोला वायरस की बात की गई। तो इबोला वायरस जो है इसमें प्रीलिम्स का एक टॉपिक आता है कि इबोला का जो ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से होता है। तो अभी लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि मेनली ऐसा था कि पहले तो बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज अगर होता है तो उस बेसिस में हो सकता है, बट अभी कह रहे हैं कि इवन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्किन में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा के से अगर वो कॉन्टैक्ट में आता है तो दूसरा भी उससे इन्फेक्ट हो सकता है। तो स्पेसिफिक जो स्किन सेल्स हैं ये टारगेट किए जाते हैं वायरस के बाय द वायरस इंक्लूड मैक्रोफेजेस, है ना, कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो स्किन सेल्स होते हैं उनको वायरस टारगेट करता है, जैसे आपका एंडोथेलियल सेल्स, माइक्रोप्लास्ट, केराटिनोसाइट्स, ये सब मतलब स्पेसिफिक स्किन सेल्स हैं जिनको वायरस टारगेट करता है। सो सिस्टम यूजिंग फुल थिकनेस स्किन बायोप्सीज वॉज एम्प्लॉयड टू स्टडी द वायरस इन्फेक्शन इन स्किन सेल्स। तो ये चीज़ जो है आपका, तो स्टडी सजेस्ट द स्किन सरफेस कुड बी रूट ऑफ फॉर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ द इबोला वायरस। तो नेक्स्ट देखते हैं यूरोपा आईसी क्रस्ट इम्प्लीकेशन फॉर द लाइफ सर्च। तो यूरोपा आईसी क्रस्ट, यूरोपा की अगर बात किया जाए जो कि जुपिटर का मून है एक, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लगभग 35 किलोमीटर थिक आईसी क्रस्ट इसके ऊपर है। तो पहले से जो माना जाता था तो उससे ज़्यादा है, और ये थिकनेस है ये लाइक कहा गया है कि इससे और मुश्किल हो जाएगा टू आइडेंटिफाई वेदर लाइफ यहाँ पे है कि नहीं है। नासा का जो जूनो स्पेस क्राफ्ट है वो इसको स्टडी भी कर रहा है खासतौर से जुपिटर और उसके पूरा सारी चीज़ों को। जो थिकर क्रस्ट इम्प्लाइज कि जो ओशन में नॉट हैव सफिशिएंट हीट और केमिकल रिएक्शन टू सपोर्ट है, कि जैसे जैसे वो थिक हो रहा है इससे ये भी है कि भाई इतनी हीट इसमें प्रेजेंट नहीं है, केमिकल रिएक्शंस इसमें इतने नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं कंटिन्यूस बेसिस पे ये थिकनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर हीट और ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती तो मे बी वी कैन से कि मतलब इतनी थिकनेस आपकी नहीं होती। ये फैक्ट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं माइग्रेटिव बैट सर्फ स्ट्रॉम। तो ये देखो प्रीलिम्स के जो आजकल बाउंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही टॉपिक्स पर है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए ऐसे टॉपिक पे। तो माइग्रेटिंग जो बैट है वो वार्म विंड को यूटिलाइज करते हैं। मतलब ये लाइन आपको याद रखना कि जो बैट इधर से उधर मूव करेंगे तो दे यूज़ द वार्म विंड्स।
जैसे मान लो स्ट्रॉम जा रहा है तो उसका जो वार्म विंड होगा उसका इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करेंगे क्योंकि देखो ठंडा होगा तो ठंडे में उनकी जो एनर्जी जाएगी अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो ये क्या वार्म विंड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि अपने एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं माइग्रेशन के टाइम पे। तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर ऐसा स्ट्रॉम है जहाँ पे वार्म विंड का अवेलेबिलिटी नहीं है, उस कंसिड्रेशन में उधर ये माइग्रेट नहीं करेंगे, और है ना ये है। तो बैट अक्रॉस सेंट्रल यूरोप यूजिंग टैगिंग टेक्नोलॉजी, मतलब टैग टैग करके जो है इसको स्टडी किया गया है, इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। और इससे ये है कि कैसे क्लाइमेट एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करता है, माइग्रेशन के पैटर्न को जो है अफेक्ट करता है। अब देखो अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कहीं कम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है कहीं ग्लोबल वार्मिंग है तो कहीं ग्लोबल कूलिंग है, जब ऐसी स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं जो बैड माइग्रेशन है है ना, तो कहीं ना कहीं जो बैड का जो माइग्रेशन है एनवायरमेंटल है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड, है ना, कुछ भी एनवायरमेंटल चेंज की बात करें। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइपेस इनहेबिटर कॉज मॉस्कीटो स्टेनोस्कीटोस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाइपेस इनहिबिटर कॉज मॉस्कीटो स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब फिर मॉस्कीटो अपने दूसरे छोटे बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो लिपिड ट्रांसपोर्ट बाय लिपोफोरिन इन एनाफिलीज गैम्बियाई मॉस्कीटो टू अफेक्ट प्लास्मोडियम फेलिक्रम डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइपेस इनहिबिटर ऑन एडल्ट फीमेल मॉस्कीटो बिफोर द इन्फेक्शन ब्लड मील टू इंड्यूस स्टेरिलिटी। तो जैसे इसमें जैसे ये कहा गया है कि जैसे जो लाइपेस है, यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइपेस इनहिबिटर impaired lipolysis allows normal early embryonic development but prevent hatching due to metabolic issue causing embryonic death। तो देखो एक तो क्या है कि लाइपेस है ना, जैसे मान लो बायोमोलिक्यूल्स आपने पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट और ऐसे लाइपेस है, तो इस लाइपेस की ज़रूरत होती है। और ये जो लाइपेस है ये इंपॉर्टेंट होता है इन मच्छरों के लिए फॉर द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो मच्छर आ रहे हैं उनके लिए। तो अगर ये लाइपेस का इनहिबिटर हो जाए ऐसे किसी तरीके से, तो स्टडी कहती है कि इससे क्या होगा कि जो एडल्ट फीमेल मस्कीटो है उसका जो डेवलपमेंट है, जैसे हैचिंग नहीं हो पाएगी एग्स की, या एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट नहीं प्रॉपर हो पाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ये है। तो जो लिपोप्रोटीन है स्पेशली इसमें लिपोफोरिन और विटेलोजेनिन, तो ये टर्म आपको याद रखना, लिपोफोरिन है विटेलोजेनिन, ये लिपिड ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर द एग डेवलपमेंट। तो अगर आप किसी प्रोसेस से आप क्या करते हो, इनको रोक देते हो, तो इससे क्या है कि जो मच्छर के अंडे हैं वो नहीं डेवलप हो पाएंगे और फिर फर्दर उनका नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटो के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, लाइपोलाइसिस के इस प्रोसेस को। तो अब आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली लाइपोलाइसिस न्यूज़ में था, तो ये है ना, या मॉस्किटो प्रिवेंशन से रिलेटेड कौन सा जो है इसमें आप कह सकते हो कि कौन सा जो मेथड इन्वॉल्व है, या है ना बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व है, या लिपोफोरिन विटोलॉजिन रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो किससे रिलेटेड है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेस्ट कवर ग्रोइंग इंडिया, इज इंडियाज फॉरेस्ट कवर ग्रोइंग इनफ। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने पहले भी शायद आपसे डिस्कस कर रखी है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको ध्यान में रखना है कि रिवील दैट 25.17% जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है ये फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर है, जो कि अपवर्ड ट्रेंड है प्रीवियस रिपोर्ट से देखा जाए। फिर इसमें लगभग 1445 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट में है, कवरिंग 21.76, और जो ट्रीज है लैंड एरिया है, ट्रीज जो एरिया है 3.41 है। अब अगर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें तो हमें जो ट्री और फॉरेस्ट कवर लगभग आपका जो फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है लगभग 33% होना चाहिए, जिससे हम कम है। फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया स्टैंडर्ड्स 25.17। ठीक है, ये लाइन हमने डिस्कस कर लिया। प्रीवियस जो रिपोर्ट है उसमें वो फॉरेस्ट आपका 21.7 था, ट्री कवर 2.71 था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ हुई है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, नागालैंड में डिक्लाइन हुआ है। छत्तीसगढ़ में सिग्निफिकेंट इंक्रीज फॉरेस्ट और ट्री कवर में, उत्तर प्रदेश में भी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में इंप्रूवमेंट है इससे भी ग्रीन कवर बढ़ा है, और उड़ीसा के अंदर देखा जाए इफेक्टिव फॉरेस्टेशन इनिशिएटिव के बेसिस में चीज़ें बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश और कर्नाटका, नागालैंड में चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। उसके बाद ये भी चीज़ हाईलाइट की गई है कि लाइक है ना, तो यहाँ पे ज़रूरी है कुछ जगह पे जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स जो लैंडस्केप है, वेयर विंड्स इन सम स्टेट्स आर ऑफसेट बाय लॉसेस इन अदर्स, मतलब कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई, कहीं चीज़ें तो कुछ स्टेप्स लिए हैं तो कहीं फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, कहीं दूसरी जगह जहाँ बढ़ना चाहिए वहाँ कम हुआ है। तो एक अच्छा फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस हमें ज़रूरत है। वेस्टर्न घाट की बात करें, इसमें लॉस लगभग 58.2
2 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर का लॉस जो है देखने को मिला है। नीलगिरी जो कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें लगभग 123.44 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्रीज जो है देखने को मिला है, और इसमें भी फॉरेस्ट फायर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिला है। मैनग्रोव्स की बात करें तो इसमें भी रिड्यूस बाय 7.43 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसमें भी देखने को मिला है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और अर्बनाइजेशन एक बड़ा फैक्टर है। तो जैसे मान लो कि पेड़ काट के एग्रीकल्चर एक्टिविटी और अर्बनाइजेशन, तो पेड़ पौधे काट के, जंगल काट के जो है लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो ये फैक्टर्स बहुत है जिससे पूरा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी काफ़ी हद तक अफेक्ट हुआ। और देखो फॉरेस्ट अगर नहीं रहेंगे तो इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या एटमॉस्फेयर में मौजूद जो कार्बन है उस पर भी रिडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। मतलब क्योंकि उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि कार्बन जो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो है वो ऑक्सीजन और जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। रोल ऑफ फॉरेस्ट इन क्लाइमेट की बात अगर की जाए, इससे यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए हैं। सो जो रिपोर्ट की बात करें, इंक्रीज ऑफ 81.5 मिलियन टन्स कार्बन स्टॉक में इंक्रीज देखने को मिला है, तो इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एफर्ट आपका बढ़ेगा। इंडिया का एम है कि कार्बन स्टॉक को 2.5 से 3 बिलियन तक लेकर जाया जाए 2030। अभी हमने 81.5 मिलियन ही रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें बहुत प्रोग्रेस और सिग्निफिकेंट चैलेंजेस देखने हैं हमारे पास। कुछ स्टेट्स में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ में नहीं है, तो थोड़ा सा हमें स्टेप्स लेना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस या प्रायोरिटाइज बायोडाइवर्सिटी, इनहेंस कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये सब चीज़ों पर फोकस करें। ठीक है, सो टू फोकस ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, प्रायोरिटाइज बायोडाइवर्सिटी, इनहेंस कंजर्वेशन एफर्ट्स, इस पर फोकस किया जाए। वाई हैज़ नो डिटेंशन पॉलिसी रोल्ड बैक, वाई वॉज द नो डिटेंशन पॉलिसी जो है रोल्ड बैक। सो एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2009 के अंदर आ गया। अब उसमें जो नो डिटेंशन मतलब किसी को फेल नहीं करना है, एक क्लास से उसमें ट्रांसफ़र कर देना है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट किया, और इसमें अलाउ किया है कि स्कूल्स टू डिटेन स्टूडेंट्स इन क्लास 5 एंड 8 इफ़ दे फेल टू मीट द प्रमोशन का क्राइटेरिया। तो ये चीज़ कही है, पहले इसमें ये था कि नहीं करना है 5 to 8 में, इफ़ दे फेल टू मीट द प्रमोशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे इसी चीज़ को देखा गया। तो व्हेन राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2009 के अंदर किया गया था, तो इसमें 2009 के अंदर जो है किया गया था। सो इसमें नो डिटेंशन पॉलिसी भी थी, जिसमें चाइल्ड के ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा बर्डन ना रहे और किसी भी क्लास में उन्हें रोका ना जाए, ऐसा है। तो स्ट्रेस फ्री लर्निंग जो है वो किया जाए। फिर इसके पीछे लर्निंग मतलब एम था कि लर्निंग शुड बी जर्नी नॉट अ रेस, ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया था। तो यहाँ पे जिससे क्या है ना, अननेसेसरी प्रेशर बच्चों पे ना रहे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वाज फार फ्रॉम परफेक्ट। इन मैनी स्टेट्स जो स्कूल्स हैं उन्होंने टेस्ट करना ही छोड़ दिया, मतलब स्कूल स्टॉप टेस्टिंग ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वर प्रमोटेड बिना किसी असेसमेंट के। तो इससे जो मतलब मतलब एक बच्चे को जो तैयार करना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए एक लेवल तक का, वो नहीं है। तो इसलिए इस पर चर्चा की कि इसको हटाना चाहिए। फिर यहाँ पे दिस अमेंडमेंट अलाउ स्कूल टू डिटेन स्टूडेंट्स क्लास 5 से 8 तक अगर वो प्रमोशन क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं। स्टूडेंट विल हैव अ सेकेंड चांस, री एग्जामिनेशन का उनके चांस होगा आफ्टर 2 months। दिस अमेंडमेंट एक्सटेंड द ऑप्शन टू डिटेन स्टूडेंट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट रन स्कूल्स, है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रन स्कूल्स के अंदर जहाँ पे पहले नो डिटेंशन पॉलिसी थी। और यहाँ पे नो डिटेंशन पॉलिसी वाज मेड इन वैक्यूम। सर्वे कंडक्टेड वेरियस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सर्वे की भी किया गया, उसमें कहा गया कि इवन मतलब क्लास 5 के बच्चे जो है क्लास 2 लेवल की चीज़ें भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो ये मेनली इसी चीज़ को हाईलाइट इसमें है कि है ना। तो जैसे कई जो पॉलिसी मेकर एजुकेटर्स हैं उन्होंने सपोर्ट भी इसको किया। पहले तो कोविड-19 और उन सब के समय था तो ठीक था, लेकिन अब जो है कि जो लर्निंग स्किल्स है वो जो है बढ़े, इम्प्रूव हो बच्चों का, तो इस वजह से इस नो डिटेंशन पॉलिसी को आपका बैक किया गया। ठीक है, टीचर की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, बच्चे अगर पास नहीं होंगे तो स्कूल की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, सब कुछ बच्चे पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द रूपी डिक्लाइन बिहाइंड द 85 मार्क्स अगेंस्ट द डॉलर। तो यहाँ पे ये इकोनॉमी का टॉपिक है कि क्यों जो रुपी है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। डिक्लाइन का मतलब जैसे मान लो $1 पहले मान लो 80 रुपये का था, अब $1 85 रुपीज़ का हो गया। तो 85 रुपीज़ का हो गया मतलब डिप्रिसिएशन आपका हो रहा है। तो ये डिक्लाइन जो है इसके पीछे क्या कारण है, तो इसमें एक तो सप्लाई चेन डायनेमिक्स की बात की गई है। तो यहाँ पे जो जैसे फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपके देश के अंदर बहुत अधिक इंपोर्ट होगा, आप चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हो दूसरे देश से, तो आपको पैसा फॉरेन रिजर्व में देना पड़ेगा, मतलब डॉलर में देना पड़ेगा, तो अपने आप डॉलर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सो सप्लाई डिमांड, तो व्हेन डिमांड फॉर अ करेंसी जो है बढ़ेगा,
किसी भी डिमांड करेंसी का डिमांड, जैसे डॉलर की जो है डिमांड बढ़ेगा तो आपकी करेंसी वीक होगी, रुपी जो है वीक होगी। तो यहाँ पे जिस टाइप से इंपोर्ट बढ़ रहा है और कई जैसे कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, बहुत सारा जो पैसा लगाया गया वो दोबारा से वापस जो है मान लो यूएस और दूसरे जहाँ से आया है पैसा वापस जा रहा है, तो वहाँ पे भी डॉलर इन सब का डिमांड बढ़ेगा, उस वजह से जो डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सेंट्रल बैंक ने की बात करें तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कैन लेड टू एन इंक्रीज सप्लाई ऑफ करेंसी इन द मार्केट प्रमोटिंग अ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी भी कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट आपका करती है, जैसे मतलब बहुत ही मतलब ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसके माध्यम से वो मनी सर्कुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। सो इससे अगर करेंसी का सप्लाई बहुत अधिक बढ़ता है तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से करेंसी के वैल्यूएशन को अफेक्ट करती है, डिप्रिसिएशन को वो कर सकती है। तो ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है वो भी जहाँ पे करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कंपैरिजन, तो वो भी अफेक्ट करता है। और जिस तरीके से डॉलर का डिमांड आपका बढ़ता चला जाएगा, और हम लोग का क्या है जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन भी इतना अधिक नहीं है, तो एक्सपोर्ट में नहीं तो इतनी हमारी करेंसी का भी इतना एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगा। अगर यही 2 डिजिट से ज़्यादा अगर हमारा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन विश्व के होता तो हम कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन अगर हमारा वर्ल्ड ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा होता, खास तौर से एक्सपोर्ट्स क्या वर्ल्ड ट्रेड में, तो उस स्थिति में क्या है हमारी करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है, हमारी भी हार्ड करेंसी होती है, तो उसमें इतना मनी वैल्यू का फ्लक्चुएशन ना नहीं होता। तो यहाँ पे एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, इसने रुपये पे प्रेशर डाला है। इन्फ्लेशन है, इंडिया हैज़ बीन गैपलिंग, हायर इन्फ्लेशन रेट है यूएस से कंपैरिजन अगर किया जाएगा, तो इसने भी डिप्रिसिएशन पर कंट्रीब्यूट किया। हाई वैल्यू इंपोर्ट, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट जो है, तो इससे अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो पैसा भी आपको देना पड़ेगा फॉरेन रिजर्व में, तो मतलब जो भी आप डॉलर में पैसा दोगे अपना डॉलर का डिमांड बढ़ेगा। सेंट्रल बैंक का जो एक्शन है रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए बाय यूटिलाइजिंग इट डॉलर रिजर्व, तो मतलब है ना, तो जो जैसे मान लो डॉलर का डिमांड बहुत अधिक है, डिमांड अगर नहीं मीट होगा तो उससे क्या है कि डॉलर और स्ट्रांग होगा, तो उसके लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉलर सब मार्केट के अंदर लेकर आया जाता है। तो इससे मतलब ये भी मतलब ये मेनली किया जाता है कि रुपये को स्टेबलाइज किया जाए, बट इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म आपका नहीं होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली एम टू मैनेज द रुपी वैल्यू टू प्रिवेंट एक्सेसिव रेट, है ना, मतलब कई स्टेप्स आरबीआई लेता है, जैसे मार्केट इंटरवेंशन करता है, जैसे अब लगता है कि यार बहुत ज़्यादा डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है तो मार्केट में डॉलर का सर्कुलेशन बढ़ा दिया अपने फॉरेन रिजर्व को यूज़ करके, अपने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करेगा जिससे कि रुपये को स्ट्रेंथन किया जाए अगेंस्ट द डॉलर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने का कोशिश जो है वो किया जाता है, ये भी एक रहता है। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक रिकवरी, इन्फ्लेशन कंट्रोल और पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट की तरफ हो सकते, क्योंकि जो इन्वेस्टर आता है वो पैसा ज़्यादा अगर खींचेगा तो पहले जब पैसा लगाएगा तब तो फ़ायदा होता है, बट जब आउटफ्लो होगा वही पैसा तो अपने आप डॉलर का डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे मतलब बढ़ जाता है, तो आपकी करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपका देखना है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में आपको बता देता हूँ, मंडे वेडनेसडे मतलब ये इस वीक की क्लासेस हैं, और अल्टीमेट इस साल का प्रीलिम्स आप दे रहे हो, मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ इस कोर्स को मिस मत कीजिएगा। अप्रैल तक में आपका लेवल बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने आपको जो डेमो क्लास का वो भी दिया है, बहुत अल्टीमेट कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे ये मैपिंग का कंटेंट जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये देखो ये पूरा मैपिंग का कंटेंट इस टाइप से है, तो पूरा बहुत अल्टीमेट इंडिया आपका बहुत अच्छा से कवर होगा। ऐसी वर्ल्ड मैपिंग के मेरे नोट्स है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा, और वो ऐसा रहेगा कि आप किसी से भी कंपैरिजन करूँगा बहुत बेटर पोजीशन। तो स्टैटिक को प्रीलिम से स्पेसिफिक कंटेंट रहेगा, हिस्ट्री को भी कवर करेंगे जो मेरे नोट्स हैं उनके माध्यम से, तो एक ये रहेगा, फिर 2 साल का करंट अफेयर भी रहेगा। तो इस वीक का शेड्यूल मैंने शेयर किया, हर वीक का शेड्यूल मैं आपसे दे दूंगा, वही क्लासेस आप 9 बजे रात को अपलोड हो जाएंगी इस तारीख को जो मेंशन है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी ये नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आज रात को 9 बजे नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी, और अल्टीमेट क्लासेस ये रहेंगे, कंटेंट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, आपने कभी पढ़ा नहीं वो अलग बात है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये सारी चीज़ों पे जो आप रीड कर सकते हो, और इसमें यूपीएससी 25 की कोड यूज़ करना है, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। अगर कोड ना लगे तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, तो आपको कोड शेयर हो जाएगा जिससे अमाउंट 50% से रिड्यूस हो जाएगा। बाकी सेपरेट आप करना चाहेंगे तो साइंस टेक अलग से है, प्रीलिम्स का 2 साल का करंट अफेयर भी अलग से कोर्स है, बट क्रैश कोर्स में सब कोर्सेस इंक्लूडेड है। ज्वाइन करने के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि सौरभ पांडे upsc.com पे आप जा सकते हैं, और सारे कोर्सेज उस पर दे रखे हैं। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप जो है अपना ये इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा। हिंदू सेशन का अलग से आपका टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे पोलावरम प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन था, कमेंट सेक्शन में आंसर आप बता सकते हैं पॉज करके। आंसर इसका गोदावरी 5M सीरीज आप मिस मत करना। क्वेश्चन देख लो, व्हाट इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा डैम हैज़ ऑन कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द रीजन। क्या इम्पैक्ट होगा वो आपको देखना है। ज्वाइन आकलन प्लस टू गेट आंसर इवेल्युएटेड।
डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कनेक्ट विथ, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ आप इस पर मैसेज करें, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।